नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 4 जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस बार इसे आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप 5वां चैप्टर को अगर सही तरीके से डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इस कारण से आपको चैप्टर 4 को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर 4 से जैसे कि भू केंद्रीकरण है और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको चैप्टर 5 में समझना बहुत जरूरी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 4 बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। इसका सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कि बाजार क्या होता है, बाजार किसे कहते हैं। तो बाजार एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसे प्लेस को आप ले सकते हो जहां पे किसी भी प्रकार के वस्तु का क्रय अर्थात की खरीदा जाता हो और विक्रय अर्थात की बेचा जाता हो। मतलब एक प्रॉपर ऐसा जगह जहां पे दोनों काम होते हैं, जिसमें एक तरफ वस्तुओं को खरीदा भी जाता है और दूसरी तरफ वस्तु को बेचा भी जाता है। तो खरीद और बेचने वाले स्थान को हम बाजार कहते हैं। बाजार केवल एक आर्थिक संस्था नहीं है, इससे आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते हैं या फिर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं करते, बल्कि यह एक सामाजिक संस्था भी है। यह समाज के रूप में भी काम करता है। समाज के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं कि बाजार क्या होता है। बाजार में आप वस्तुओं की खरीद बिक्री के अलावा यहाँ पे चीजों को समझ सकते हैं, अपने रिलेशन को बिल्ड कर सकते हैं, संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए इसे हम आर्थिक संस्था नहीं बल्कि सामाजिक संस्था के रूप में भी जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है साप्ताहिक बाजार क्या होता है, जो वीकली लगता हो, जो सप्ताह में एक बार किसी खास जगह पे लगता है ना, इसे ही हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। इसके बारे में भी जान लीजिए। जो सप्ताह में एक बार लगे, मान लीजिए कि आज संडे है और संडे के दिन ही अगर कोई बाजार बार बार सिर्फ और सिर्फ संडे कोई एक ही स्थान पे लगता है, तो इसे सप्ताह में लगने वाले बाजार के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। नगरों में मतलब कि शहरों में भी कहीं कहीं साप्ताहिक बाजार लगते हैं। हालांकि मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे सैटरडे को मार्केट लगता है, जिसे हम शनि बाजार के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप अपने उपयोग में आने वाले सभी चीजों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। यहाँ पे सामानों को बेचा भी जाता है। इसके अलावा जो साप्ताहिक बाजार है, उसमें मुख्य रूप से सब्जी, फल आदि सामानों को खरीदा जाता है। मुख्य रूप से अगर हम साप्ताहिक बाजार की बात कर ले, तो इसमें ना फलों और सब्जियों की खरीद बिक्री होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साप्ताहिक बाजार में आपको सिर्फ और सिर्फ फल और सब्जी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे कपड़े भी देखने को मिलते हैं, बर्तन भी देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो साप्ताहिक बाजार में आपको देखने को मिल जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा है ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र कहने का मतलब है गांव वाला एरिया, जहाँ पे हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि हमारा गांव है, जहाँ पे उस क्षेत्र में जो बाजार लगता है, इसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार को ना हाट के नाम से जाना जाता है। कई जगहों पे, खासकर जहाँ पे मेरा गांव है, वहां पे हम इसे पेठिया के नाम से भी जानते हैं। तो हाट एवं मेले के रूप में बाजार यहाँ पे लगते हैं। गाँव में बाजार जो है वो हाट एवं मेले के रूप में लगते हैं, जहां से ग्रामीण जो होते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं। यहाँ पे भी मामला समान है कि यहाँ पे कुछ लोग बेचने आते हैं तो कुछ लोग खरीदने आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाजार लगाए जाते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि केवल आर्थिक रूप से ही परिपूर्ण नहीं होता, ये भी एक सामाजिक है, क्योंकि जब भी बाजार लगता है तो उसमें हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, हम भी जाते हैं, कई प्रकार की बातें होती हैं, बातचीत से एक प्रकार का सामाजिक संबंध स्थापित होता है। तो ये हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाला बाजार था। अब हम बात करेंगे एडम स्मिथ। बिल्कुल याद रखिएगा, एडम स्मिथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको आगे तक पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज तक आपको एडम स्मिथ के बारे में जानकारियां हासिल करनी पड़ेगी। एडम स्मिथ तो जो थे, वो समकालीन आर्थिक विचारों के उद्गमकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, मतलब इसके निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। स्मिथ अपनी 5 पुस्तकों की श्रृंखला द वेल्थ ऑफ नेशन से प्रसिद्ध है। इनकी जो 5 पुस्तकें आई हैं, जिनके ये रचयिता है, लेखक हैं, वो को हम पुस्तकों की श्रृंखला मतलब 5 पुस्तकों की श्रृंखला के नाम से जानते हैं, जिसमें इस बात को बहुत ही डिटेल्स में बताया गया है कि कैसे खुली बाजार अर्थव्यवस्था में
तार्किक स्वयं लाभ अथवा समृद्धि को बढ़ावा देता है। जो भी खुला बाजार होता है, जहाँ पे व्यापार होता है, जहाँ पे हाट लगता है, चाहे वो साप्ताहिक बाजार ही क्यों ना हो, ये कैसे अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कैसे ये तर्क संगत होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एडम स्मिथ के पुस्तक की जो श्रृंखला है, जिसे हम द वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं, इसमें उन्होंने बताया है। अगला पॉइंट हमारा कहता है एडम स्मिथ के अनुसार पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। एडम स्मिथ ने पूंजीवाद को कैसे बताया है, उनका पूंजीवाद को लेके क्या सोच था, वो कैसे पूंजीवाद के बारे में सोचते थे और समझते थे, इसके बारे में जान लेते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था स्वयं के लाभ से स्वचालित होती है। ये हम सभी जानते हैं कि पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवादी में प्राइवेटीकरण ज्यादा होता है, सरकार की हस्तक्षेप नहीं होती, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें प्रॉपर व्यक्ति खुद ही अपने पैसों का मालिक होता है, अपने व्यापार का मालिक होता है, और यह कार्य तभी तक अच्छे से करता है जब तक व्यक्ति और खरीदार, आप कह सकते हैं खरीदार और बेचने वाले में तर्क संगत निर्णय लिए जाते हैं। मतलब दोनों सही तरीके से सोचकर, समझकर, अच्छे ज्ञान के हिसाब से अगर किसी भी फैसले को लेते हैं, तभी तक यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या व्यापार चलता है, जो उनके हित में ही होते हैं, जो उनके ही फायदे के लिए होते हैं। एवं जो स्मिथ थे, एडम स्मिथ, उन्होंने खुले व्यापार का समर्थन किया था। इन्होंने खुले व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। एडम स्मिथ ने कहा था कि खुले व्यापार की पद्धति से व्यापार को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी, सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। ये एडम स्मिथ ने अपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बताया। अब हम बात करेंगे अदृश्य हाथ के बारे में। मतलब ऐसा हाथ जो दिखाई नहीं देता हो, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा मत समझिए कि कोई हाथ है जिसमें जादू है जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि बाजार का जो व्यवस्था है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने के बारे में सोचता है, अपने फायदे को बढ़ाने के बारे में सोचता है, अपने पूंजी को और ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोचता है। ऐसा करते हुए वो जो भी करता है, जो भी काम वो करता है अपने फायदे के लिए, अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए, वह स्वयं समाज के हित में होता है। वो उसके हित में तो होता है, यह साथ ही साथ वो समाज के हित में भी होता है, जहां पे वो इस तरह के व्यापार को कर रहा है। अतः कोई अदृश्य शक्ति सामाजिक हित में कार्यरत है, जिसे हम अदृश्य हाथ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। एक ऐसा शक्ति जो समाज के लिए फायदा कर रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इसे हम अदृश्य हाथ के रूप में जानते हैं, और इसे हम अदृश्य हाथ भी कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है जजमानी प्रथा क्या होता है। तो देखिए, जजमानी प्रथा को भी जान लेते हैं, ये आपके लिए भी एक पॉइंट रहेगा। जजमानी प्रथा, जजमानी व्यवस्था का अर्थ है विभिन्न जातियां अपनी परंपरा के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। इसको आप अगर साधारण भाषा में समझे तो पहले क्या होता था कि जो नीची जाति के लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, जो बहुत ही छोटे कास्ट के लोग थे, वो बड़ी जातियों के लोगों के लिए काम करते थे। उनके खेतों में काम करना, उनके पशुओं को चराना, उनके परिवारों का देखभाल करना, उनके लिए गार्ड का काम करना, खेतों की रखवाली करना। इसके बदले में ये जो ऊंची जाति वाले लोग थे ना, उसको कुछ अनाज दिया करते थे, जिससे उनका घर परिवार चलता था। इसे ही हम जजमानी प्रथा कहते हैं। इस व्यवस्था में कुछ जातियां अन्य जातियों को सेवाएं प्रदान करती थी। जो मैंने अभी आपको बताया, ऊंची जाति छोटी जातियों को अनाज देते थे और छोटी जाति अपनी श्रम और सेवा उनको दिया करते थे। अब ये होता है, ये जातियां जो है वो ग्राहक जातियां कहलाती है। सेवाएं प्राप्त करने वाले जातियां संरक्षक कहलाती है। मतलब इसे हम संरक्षक जातियों के रूप में भी जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है मुक्त बाजार के बारे में। सभी प्रकार के नियमों से मुक्त होना चाहिए। मुक्त बाजार का कहने का मतलब है एक ऐसा व्यापारिक स्थल, एक ऐसा व्यापारिक केंद्र, एक ऐसा स्थान जहां पे व्यापार तो होता है, लेकिन वहां पे कोई भी नियम नहीं है जो उनको उनके बाजार के कामों में हस्तक्षेप करे। इसीलिए इसे हम अहस्तक्षेप नीति भी कहते हैं। इस पर क्या होता है, राज्य का नियंत्रण हो या किसी और सत्ता का मुक्त बाजार का हस्तक्षेप नीति कहलाता है। मतलब राज्य का नियंत्रण भी नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा कोई इसमें हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसीलिए इसका अर्थ है अकेला छोड़ दो, मतलब व्यापार को करने दो, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करो। इसीलिए इसे हम अहस्तक्षेप नीति के नाम से भी जानते हैं। अब इस चैप्टर का कीवर्ड पॉइंट है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। क्या होता है कि समाज शास्त्री जितने भी है
उन्होंने बाजार को एक संस्था के रूप में माना है, एक संस्था के रूप में देखते हैं, एक सामाजिक संस्था के रूप में देखते हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित है। मतलब एक ऐसी पद्धति के द्वारा निर्मित है जिसके माध्यम से सामाजिक संबंध बनते हैं। बाजारों का नियंत्रण या संगठन विशेष सामाजिक समूहों या वर्गों द्वारा होता है। देखिए, समाज में रहने वाले, आपको पता है कि हमारा भारत देश जो है वो विविधताओं का देश है। इसमें कई अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, बोलचाल, भाषा के लोग रहते हैं और इन्हीं सभी लोगों के माध्यम या इनके वर्गों के माध्यम से ही एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। इसी के उदाहरण के रूप में आप साप्ताहिक बाजार को देख सकते हैं, आदिवासी हाट को देख सकते हैं, पारंपरिक व्यापारिक समुदाय को देख सकते हैं। साप्ताहिक बाजार के बारे में तो आपने जान लिया। आगे के पॉइंट्स में आपको आदिवासी हाट के बारे में भी जानना है। और पारंपरिक व्यावसायिक समुदाय का कहने का मतलब है एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा वर्ग, एक ऐसी जाति जो पुराने समय से, पिछले कई सालों से, कई 100 सालों से व्यापार करता आ रहा है। इस पॉइंट्स को भी हम आगे डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे हमारे भारत में वैश्वीकरण या फिर कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के समय में कुछ खास जाति, कुछ खास समुदाय के लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया था, जिसमें बिरला, अडानी जैसे परिवार, मारवाड़ी परिवारों का नाम अहम माना जाता है। इन सभी पॉइंट्सों के बारे में हम आगे के टॉपिक्स में चर्चा करने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है जनजातीय साप्ताहिक बाजार। देखिए, इसमें क्या होता है कि आसपास के गांवों के लोगों को एकत्रित किया जाता है जो अपनी खेती की उपज या उत्पादन को बेचने आते हैं। अब गांव में तो आपको पता है कि गांव के लोग क्या करते हैं, मोस्टली वो खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो खेतों में उगने वाले जितने भी अनाज होते हैं उनको इन्हीं बाजारों में आकर बेचते हैं। और इसके अलावा जो उनके घर में जरूरत की और चीजें होती है और वस्तुएं होती है, उनको वो उसी पैसे से वापस खरीद लेते हैं जो उनके गांव में नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैं एक किसान हूं और मैंने गेहूं की खेती की है, लेकिन अब गेहूं की खेती करने से हमारे परिवार का काम तो चल नहीं जाएगा। हमें उसके साथ चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपने गेहूं को बाजार में लेके जाएंगे, बेचेंगे और इसके बदले जो पैसे मिलेंगे उससे हम चावल, दाल, आटा और सारी चीजें खरीदेंगे। इन बाजारों में साहूकार होते हैं, मस्खरे मतलब जो हंसी मजाक कॉमेडी करते हैं, ज्योतिष होते हैं, गपशप करने वाले लोग भी आते हैं। पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में जहां आदिवास दूर दराज होता है, मतलब जहां रहने की जो जनसंख्या होती है बहुत दूर दूर पे लोग रहते हैं, वहां पे सड़कें भी सही नहीं होती, संचार भी जीर्ण शीर्ण होता है। मतलब बहुत सही तरीके से सड़क न होने के कारण यातायात की भी सुविधा नहीं होती है, एवं अर्थव्यवस्था भी अविकसित होती है, बहुत ज्यादा विकसित वो लोग नहीं होते हैं। ऐसे में जो साप्ताहिक बाजार है उसके उत्पादनों के आदान प्रदान के साथ सामाजिक मेल भी होता है। एक लोग जब दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं तो इनसे उनका मेल मिलाप बढ़ता है और मिलाप की एक प्रमुख संस्था बन जाती है। स्थानीय लोग आपस में वस्तुओं का लेन देन करते हैं। हाट में जाने का प्रमुख कारण सामाजिक ही है, ताकि लोग एक दूसरे से मिले, एक जगह की जानकारी दूसरे जगह तक फैले। और फिर रिश्तेदारों से भी भेंट हो सकता है, क्योंकि एक जगह पर लगने वाला ये मार्केट है जहाँ पे सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पे रिश्तेदारों से भी भेंट हो जाता है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट कि घर के जवान लड़के और लड़कियों का विवाह भी इन्हीं संस्थाओं में तय हो जाता है, इन्हीं बाजारों में तय हो जाता है कि आपके घर में अगर लड़का जवान है तो हमारी लड़की से आप शादी कर लो, या फिर हमारी लड़की से अपनी लड़की की शादी कर लो। ऐसी बातें भी यहीं पे हो जाती है और ये गप्पे मार सकते हैं, मतलब आपस में बातचीत करके अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है एल्फ्रेड गिल के अध्ययन में बाजार। अब बाजार को जो एल्फ्रेड गिल ने समझा है इसके बारे में समझ लिए, क्योंकि एल्फ्रेड गिल जो है वो छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जिला जो गांव है उसका नाम है धौराई, वहां पे इन्होंने अपना काफी समय बिताया है और वहां के लोगों के बाजार में काम करने के तौर तरीकों को एब्जॉर्ब किया है, ग्रहण किया है। एल्फ्रेड गिल ने विशेष रूप से आदिवासी समाज का अध्ययन किया है। इन्होंने आदिवासी समाज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के धौराई गांव का अध्ययन किया। साप्ताहिक बाजार का दृश्य जो है वो सामाजिक संबंधों को दर्शाता है, समाज में रहने वाले लोगों के संबंधों को दर्शाता है। बाजार में बैठने यानी दुकान लगाने स्थानों के क्रम इस प्रकार होते हैं जो उनके सामाजिक संस्करण, प्रतिशत और बाजार व्यवस्था को स्पष्ट करता है। जब भी आप किसी साप्ताहिक बाजार को देखोगे या लोकल मार्केट को देखोगे तो ऐसा नहीं होता कि वो इधर उधर कहीं भी अपना बैठ जाते हैं। उनका एक सिस्टम होता है, एक लाइन से बैठना,
एक चीजों का बाजार एक तरफ है, दूसरी चीजों का बाजार दूसरी तरफ है, मतलब सब कुछ सेट होता है। अगर सब्जी यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी की सब्जी मिलेगी। कपड़ा मिल रहा है तो अलग अलग वैरायटी के कपड़े वाले दूसरे स्थान पे बैठे हैं। उनके अनुसार बाजार का जो महत्व है वो सिर्फ इसकी आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके समूहों में उनको एक दूसरे के सामाजिक संबंधों में भी जोड़ने का काम करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है औपनिवेशिक भारत में बाजार एवं व्यापारिक तंत्र। देखिए, उपनिवेशवाद के दौरान भारत में प्रमुख आर्थिक परिवर्तन हुए। कई प्रकार के परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक शोध यह दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण औपनिवेशिक के ठीक पहले से ही विद्यमान था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे भारत में जब अंग्रेजों का शासन हुआ उसके बाद ही बहुत सारे परिवर्तन हुए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे परिवर्तन हमारे भारत देश में अंग्रेजों के शासन के बाद ही हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख परिवर्तन हम रेल को कह सकते हैं, रेलवे के ट्रैक को कह सकते हैं। लेकिन ये जो बाजार का सिस्टम है ये उससे पहले भी था, अंग्रेजों के आने से पहले भी था। आपने राजा महाराजाओं के समय में भी देखा है कि कई प्रकार के बाजार उस समय भी लगते थे। बहुत से गांवों में विभिन्न प्रकार की गैर बाजारी विनिमय व्यवस्था जैसे कि जजमानी व्यवस्था मौजूद थी। जजमानी व्यवस्था के बारे में मैंने भी आपको बताया है। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें ऊंची जाति के लोगों के लिए नीची जाति के लोग अपना श्रम और सेवा प्रदान किया करते थे, और इनके बदले में ऊंची जाति के जो लोग हैं उन्हें अनाज पैसे से उनकी मदद किया करते थे। इसी से उनका परिवार चलता था। पूंजीवादी व्यवस्था ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी उपनिवेशिक समय में। जब अंग्रेजों का शासन हमारे भारत में हुआ तो पूंजीवादी व्यवस्था यहाँ पे पनपने लगी थी। अगला पॉइंट हमारा कहता है पूर्व औपनिवेशिक व औपनिवेशिक बाजार व्यवस्था। देखिए, भारत हथकरघा कपड़ों का मुख्य निर्माता एवं निर्यातक था। हथकरघा कहने का मतलब है चरखा। चरखा के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि चरखा क्या था। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जब अंग्रेजों का शासन आया ही था, शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने यहाँ पे अपना पांव पसारा तो हमारे यहाँ की तो ये व्यवस्था ही उन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दी। लेकिन जिस समय अंग्रेज आए थे उस समय हमारे भारत की जो हथकरघे की कपड़ा था ना, वो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा डिमांडेबल था, बहुत ज्यादा मांग था इसका। पारंपरिक व्यापारिक समुदायों एवं जातियों ने अपनी कर्ज बैंक व्यवस्था भी बना ली थी। इनके पास ना अपना खुद का बैंक था, इसी से वो कर्ज भी लिया करते थे, और इससे उनका मतलब बिलिंग भी होता था। एक लोकल बैंक हुआ करता था, उसी में सारे पैसे जमा होते थे व्यापारियों के, और किसी व्यापारी को अगर जरूरत हुआ तो जरूरत के समय में वो बैंक उन्हें कर्ज भी देता था। इसके उदाहरण के रूप में तमिलनाडु में उपस्थित नाकट्टार एक ऐसा बैंक था, बैंक भी कह सकते हो, जो इस प्रकार के उदाहरण में सबसे सूट होता है, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान था जहां पे सारे व्यापारी अपने पैसे जमा करते थे और जरूरत के समय में वो दूसरे व्यापारियों को कर्ज भी दिया करते थे। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत का पारंपरिक व्यापारिक समुदाय। अब देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में हमने शुरुआत में चर्चा किया था कि भारत में वो कौन लोग हैं जो पारंपरिक व्यापार को अभी तक चलाते आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पहला नंबर पे आता है वैश्य। वैश्य जो है वो पुराने समय से ही व्यापार के क्षेत्र में अपना हाथ जमा रखे हैं। दूसरा है पारसी, तीसरा है सिंधी, पाहड़ा, जैन आदि। ये सब जो है वो पारंपरिक व्यापारिक समुदाय से आते हैं, मतलब बहुत पहले से ही व्यापार करते आए। व्यापार अधिकतर जाति एवं रिश्तेदारों के बीच में ही होता है। अधिकतर एक ही जाति के बीच में या फिर रिश्तेदारों के बीच में जो ये पारंपरिक व्यापार था वो होता आया है। अगला पॉइंट हमारा कहता है उपनिवेशवाद और नए बाजारों का आविर्भाव। अब ये क्या है? देखिए, भारत में उपनिवेशवाद के प्रवेश से अर्थव्यवस्था में भारी उथल पुथल हुई। जब अंग्रेजों का शासन हमारे भारत में आया, जब अंग्रेज नए नए आए और उसके बाद उन्होंने अपना पैर पसारना शुरू किया, यहाँ पे उपनिवेशवाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे भारत के व्यापार में और बाजार में बहुत उथल पुथल है। उथल पुथल क्या हुई? हमारा व्यापार जो था भारत का, हथकरघे का जो व्यापार था वो बिल्कुल समाप्ति हो गया, और व्यापार और कृषि को उन्होंने तीतर बीतर कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। हथकरघा उद्योग पूरी तरह से ही खत्म हो गया। हथकरघा का जो उद्योग था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमारे यहाँ से कच्चे माल को ले जाते थे इंग्लैंड, वहां मशीनों द्वारा कपड़े बनाते थे और सस्ते कपड़े वो भारत के बाजार में वापस बेचते थे। इससे क्या हुआ? जो हाथ से बनाए गए कपड़े हुआ करते थे, इनका व्यापार बिल्कुल नष्ट हो गया और यहाँ पे हथकरघा उद्योग संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। भारत की विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ने की यहाँ
से शुरुआत हो गई। भारत कच्चे माल और कृषि उत्पादों को मुहैया करवाता था, किसको? अंग्रेजों को। और अंग्रेज इसे अपने देश में ले जाके फिर से उसे नए तरीके से निर्माण करके हमको बेचते थे और हम उपभोक्ता बनते चले गए। बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तारण के कारण नए व्यापारी समूह का उदय हुआ। एक नंबर के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि जब बाजार हमारे भारत में अर्थव्यवस्था का जब बदलाव हुआ तो यहाँ पे एक नए व्यापारी समूह का निर्माण हुआ, जिन्होंने व्यापार के अवसरों को गंवाया नहीं। और इसमें मारवाड़ी समुदाय सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आज भी गुजरात के जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर व्यापारी है, क्योंकि वहां पे मारवाड़ी लोग हैं। और ये व्यापारी जो है, जो मारवाड़ी है, वो हमारे बिहारी की तरह ही हर दुनिया के कोने में फैले हुए हैं, लेकिन ये थोड़े अमीर होते हैं और हम थोड़े गरीब होते हैं। मारवाड़ियों का प्रतिनिधित्व जो था उस समय बिरला परिवार जैसे नामी उद्योग घरानों से था। आपको पता है बिरला परिवार बहुत ही बड़े करोड़पति, बहुत ही बिलियनियर वगैरह परिवारों में से आते हैं। उपनिवेश काल के दौरान ही मारवाड़ी एक सफल व्यापारिक समुदाय बन गया, व्यापार करना शुरू कर दिए और सभी अवसरों का उन्होंने लाभ उठाया। आज भी भारत में किसी अन्य समुदाय की अगर हम बात कर ले तो उनकी तुलना में मारवाड़ी जो है वो सबसे ज्यादा उद्योगपति है, सबसे ज्यादा उनके पास इस प्रकार के व्यापार है और वो अपने सारा समय जो है या फिर सारा फोकस जो है वो अपने व्यापार पे ही रखते हैं। अब हम बात करेंगे पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में। पूंजीवाद के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी पूंजीवाद की बात होगी तो कार्ल मार्क्स का नाम सबसे पहले आएगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था चीजों से नहीं बल्कि लोगों के बीच रिश्तों से बनती है। किसी भी देश के, राज्य का, समाज का जो आर्थिक स्थिति है वो वहां के वस्तुओं से नहीं बल्कि लोगों के रिश्तों से बनता है। मजदूर अपने श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर मजदूरी कमाते हैं। यहीं पे 2 पॉइंट और आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि एक उत्पादन विधि है, इसमें क्या होता है, संबंध बनता है और वर्गों का निर्माण होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पूंजीवाद है इसमें कोई संबंध नहीं बनता। इसमें जो पूंजीवादी के अंदर लोग होते हैं वो और अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 ही आपको फोकस पॉइंट रखना है, एक पूंजीवादी और दूसरा मजदूर, क्योंकि इसमें संबंध बनते ही नहीं है। जो पूंजीवादी होते हैं वो संबंध बनाने में विश्वास ही नहीं रखते, वो मजदूर से उनका श्रम लेते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट जो है कार्ल मार्क्स के अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पनयीकरण, जिसे हम वस्तुकरण भी कहते हैं। पहले कोई ऐसा वस्तु जो बाजार में बेचा ही नहीं जाता था और जिसकी खरीद भी नहीं होती थी, एक ऐसी वस्तु जिसका बाजार में खरीद बिक्री नहीं होता था तब पहले के समय में, लेकिन अब वो जो है वो खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। तो इसे ही हम पनयीकरण कहते हैं और इसे ही हम वस्तुकरण भी कहते हैं। जैसे पहले ना श्रम और कौशल नहीं बेचा जाता था लेकिन अब बेचा जाता है। किडनी नहीं बेचा जाता था लेकिन अब बेचा जाता है। मानव अंग पहले नहीं बेचा जाता था लेकिन अब धड़ल्ले से मानव अंग बेचा भी जाता है और इसकी तस्करी भी की जाती है। तो ये सारी चीजें जो पहले नहीं बेची जाती थी लेकिन अब बेची जाती है, ये वस्तुकरण और पनयीकरण कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं उपभोग के बारे में। उपभोक्ता अपनी सामाजिक, आर्थिक या संस्कृति के अनुसार कुछ विशेष वस्तुओं की खरीद या प्रदर्शित कर सकता है। और देखिए उपभोग का पहले तो ये मतलब समझ लीजिए, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं किसी जरूरी काम के लिए, वो उपभोग कहलाएगा। और इसमें व्यक्ति जो है वो सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से किसी भी चीज के वस्तु को खरीद कर उसका उपयोग कर सकता है। और इसमें आजकल के समय में नए तौर तरीकों में विज्ञापनों का उपयोग भी किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी बहुत सारे प्रोडक्ट को आपको दिखाया जाता है जिसका उपभोग लोग करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या होता है। तो देखिए उपभोक्ता अपने खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए किस कोटि की वस्तुएं खरीदता है यह उसकी माली हालत को बताता है। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, एक ऐसा व्यक्ति है जो 10,000 के कपड़े पहनता है। वहीं पे हम दूसरे लोगों की बात करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 लाख के कपड़े पहनते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो 1 करोड़ के कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो 1,000 के कपड़े भी पहनते हैं। तो यहाँ पे आपको इनकी हैसियत का पता चला ना। वही कहा जाता है कि हमें जो भी खाते पीते हैं, पहनते हैं या रहने के लिए जिस घर का उपयोग करते हैं, इससे हमारे औकात की पता चलती है। अब दिल्ली जैसे शहरों में कुछ लोग घेर में रहते हैं,
कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कुछ लोग मकानों में रहते हैं, कुछ लोग सोसाइटी में रहते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि आपकी औकात क्या है, आप किस हालत में हो, आपकी माली हालत क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं। जैसे कि सेल फोन की ही बात कर ले, तो आजकल अगर सेल फोन की बात कर ले, तो आईफोन अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो है स्टेटस सिंबल हो गया है। ये हमारे औकात को दिखाता है। अगर आपके पास महंगे आईफोन है, कार है, आप अच्छे कपड़े पहन रखे हो, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप बड़े अमीर व्यक्ति हो। चाहे नए मॉडल की कार, कोई कार अभी लॉन्च हुआ और किसी व्यक्ति ने खरीद लिया, उसके पास आईफोन भी है, उसके पास 1 लाख का सूट भी है, तो इससे उसके औकात का पता चलता है कि वाकई वो व्यक्ति वेरी रिच है। और ये सारी वस्तुएं जो है वो स्टेटस सिंबल को दिखाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है भूमंडलीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आपको 5वें चैप्टर में भी इसको पढ़ना है। तो देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना जो है वो भूमंडलीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम भारत की बात कर ले, तो आज भारत का जो व्यापार है, अगर हम व्यापार की बात करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ही तो नहीं होता है। आज भारत अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है, चाइना के साथ, कनाडा के साथ, रूस के साथ, सिंगापुर के साथ, अन्य कई सारे ऐसे देश हैं। आई मीन 195 कंट्रीज एग्जिस्ट करती है अभी वर्तमान समय में हमारे पूरे विश्व में। 195 देश है। इस 195 देश के अंदर अगर हम बात करें तो भारत का लगभग लगभग 60 से 70 देशों के साथ व्यापार होता है। और खासकर हम टाटा की बात कर ले तो टाटा का व्यापार तो 100+ कंट्रीज में है। तो ये क्या है? ये भूमंडलीकरण है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, संचार, इन सभी के कारण दूरियां कम हो गई है और एकीकरण हो गया। आज अमेरिकी की कंपनी जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इससे देखिए ना कि आप कैसे दूर दराज बैठे व्यक्तियों के साथ भी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये दूरियां कम होना ही तो है। वहां पे लोग क्या कर रहे हैं हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है भूमंडलीकरण से लाभ क्या क्या है, क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हुआ है भूमंडलीकरण से। तो सबसे पहला पॉइंट है संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव में तब्दील हो गया है। एक वैश्विक गांव में तब्दील होने का कारण मतलब ये है कि आज सभी आस पास में लगते हैं, कोई भी दूर दराज नजर ही नहीं आता, सब लगता है कि एक ही जगह पर है। आजकल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त भी आभासी बाजार का प्रचलन बढ़ गया। ये जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, Myntra, इन सभी चीजों से जो हम सामानों को खरीदते हैं, तो ये दुनिया के किसी कोने में हो, हमारे ऑर्डर करने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही हमारे पास डिलीवर हो जाता है। इससे क्या लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज हम अपने घर बैठे बैठे खरीद सकते हैं। आभासी बाजार यही होता है। आभासी बाजार से तात्पर्य इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की खरीदारी करना, जो भी मैंने आपको बताया, फ्लिपकार्ट, Myntra, अमेजॉन और भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हैं जिसके माध्यम से आप चीजों को क्रेता और विक्रेता दोनों के रूप में कर सकते हैं। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बेच भी सकते हैं और अगला आपके प्रोडक्ट को खरीद भी सकता है। शेयर बाजार इसका उदाहरण भी है। शेयर बाजार भी आप इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है आज भारत सॉफ्टवेयर उद्योग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग, जैसे कॉल सेंटर की बात कर ले, इसके माध्यम से विश्व वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गया, पूरे विश्व के इकोनॉमिकल सिस्टम के साथ जुड़ गया। जिस प्रकार से आज भारत सॉफ्टवेयर बना रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कर रहा है, कॉल सेंटर को चला रहा है, तो ये हम दूसरे देशों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक कैसे जुड़ रहा है, तो आज देखिए कि अमेरिका के कई सारे ऐसे बड़े बड़े बैंक हैं जिनका कॉल सेंटर हमारे भारत के गुड़गांव और नोएडा में स्थित है, जहां से हम उनके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा हुआ ना कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा ही है, कॉल सेंटर एक ऐसा केंद्रीकृत स्थान होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां उपभोक्ता को विभिन्न सेवा व उत्पादों की जानकारी दी जाती है। मतलब उनके साथ अगर कोई परेशानी है तो उनके परेशानियों को सॉल्व भी किया जाता है, साथ ही साथ उनको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को प्रदान भी किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है उदारीकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें सरकारी विभागों का निजीकरण, पूंजी, व्यापार एवं श्रम में सरकारी दखल का कम होना, विदेशी वस्तुओं का आयात शुल्क में कमी करना, विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने की इजाजत देना आदि संबंधित प्रक्रिया जो है वो उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण का मतलब होता है कि निजीकरण, विभागों का निजीकरण मतलब प्राइवेटीकरण, पूंजी, व्यापार एवं सरकार जो श्रम होता है उसमें सरकारी दखल कम होना, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना। जैसे हमने आपको बाजार में अहस्तक्षेप नीति के बारे में बताया था। इसके अलावा वस्तुओं के खरीद बिक्री पर कम टैक्स लगना,
विदेश की जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी-बड़ी, जिनको भारत में अपने उद्योग को करने की इजाजत देना, ये सारी प्रक्रिया जो है वो उदारीकरण कहलाता है। इससे लाभ क्या है उसके बारे में भी जान लीजिए। उदारीकरण से लाभ तो पहला पॉइंट हमारा कहता है विदेशी वस्तुएं उपलब्ध होना। विदेश की वस्तुएं भी आज भारत में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। विदेशी निवेश का बढ़ना, अब कोई बाहर की कंपनी अगर भारत में आके अपनी कंपनी खोल रही है तो इससे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है, आर्थिक विकास बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम बढ़ रहा है, हमारे यहाँ बच्चों को, जवान को, बूढ़ों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, उनको काम प्राप्त हो रहा है। तो ये उदारीकरण के लाभ के रूप में है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, इसकी हानियां भी है। भारतीय उद्योग विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। हमारे भारत के जो लोग हैं वो विदेश की कंपनी के साथ कंपटीशन में टिक नहीं पाते हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो आज हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि चाइना से, चीन से एक हेडफोन बन के आता है 100 रुपीज में, और हमारे भारत में ऐसे ही हेडफोन 500 रुपए में मिलता है। लोग क्या प्रीफर करेंगे? 100 रुपए में खरीदना ना। तो यही है कि हमारी भारत की जो कंपनियां हैं वो विदेशी कंपनियों के साथ मतलब कंपटीशन में टिक नहीं पाती, और इस कारण से बेरोजगारी भी कभी-कभी बढ़ जाता है। तो ये इसके हानियों के रूप में है। अगला पॉइंट हमारा कहता है समर्थन मूल्य क्या होता है? किसानों की उपज का सरकार उचित मूल्य अर्थात न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित कर देता है। मतलब जो सरकार जो है वो किसानों के द्वारा उपजाए गए अनाज या किसी भी अन्य उपयोगी वस्तुओं का एक न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित कर देता है कि इससे कम में नहीं खरीदा जाएगा, जिसे हम समर्थन मूल्य के रूप में जानते हैं। वहीं पे अगर हम सब्सिडी की बात कर ले तो सरकार द्वारा दी गई सहायता ही सब्सिडी कहलाता है। सरकार किसानों को उनके जमीन के ऊपर, उनके श्रम के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर जो भी छूट देता है उसे हम सब्सिडी कहते हैं। किसानों को कभी-कभी खाद में अर्थात उर्वरक में, डीजल में, बीज में और अन्य प्रकार की चीजों में जैसे एलपीजी वगैरह में भी, बिजली वगैरह में भी काफी छूट मिलता है, जिसे हम सब्सिडी के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से हमने देखा क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 4, जिसका नाम था बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।